आपको नए टॉपिक पर ले चलते हैं। आपका नया टॉपिक है प्रकृतिवाद। इसके पहले आपने पढ़ा है आदर्शवाद। ये प्रकृतिवाद, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकृतिवाद है क्या। प्रकृतिवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, नेचुरल प्लस इज्म से। नेचुरल मतलब होता है प्रकृति, इज्म का मतलब आप कह सकते हैं सिद्धांत है, वाद है, प्रत्यय है, कुछ भी कह सकते हैं। यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना नेचुरल प्लस इज्म, यानी प्रकृति का सिद्धांत कह लीजिए या प्रकृतिवाद कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। इसको स्विस मनोवैज्ञानिक रूसो ने दिया था। जब आदर्शवाद में आध्यात्मिक असफलताओं को देखते हुए ये माना कि प्रकृतिवाद ने माना कि अंतिम सत्य क्या है, प्रकृति ही है, यानी प्रकृतिवाद ही है। क्योंकि इसमें जो है रूसो ने माना कि मनुष्य जो है ये संसार में जो ईश्वर की देन है, ये संसार ईश्वर की देन ना मानते हुए वो माने ये प्रकृति की देन है, ना कि ये संसार ईश्वर की देन है। इसमें उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हम सीखते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, ये सब किसकी देन है, प्रकृति की देन है, ना कि ईश्वर की देन है। इसमें इन्होंने बताया कि जो बालक होता है उसको हमको स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। वो जो कुछ भी सीखेगा वो प्रकृति के माध्यम से स्वतः ही सीख जाएगा, उसमें हमको सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि रूसो मानता था कि प्रकृति हमको सिखाती है कि सबसे प्रेम करना, मानव प्रकृति में पूर्ण विश्वास करना, एक दूसरे से सह संबंध स्थापित करना। ये बालक को सिखाने नहीं पड़ते हैं। अगर आप बालक को प्रकृति की गोद में छोड़ देते हैं तो बालक क्या करता है, स्वतः ही इन चीजों को सीख लेता है। रूसो का यह भी मानना था कि बालक के ऊपर किसी भी प्रकार का अनुशासन नहीं रखना चाहिए। क्योंकि बालक को जब आप स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं तो बालक ज्यादा से ज्यादा स्वयं करके सीखने का प्रयास करता है। बालक को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि बेटा तुम किताब लेके पढ़ो, ये तुम्हारा सिलेबस है। ये इस पे उन्होंने जोर नहीं दिया। उन्होंने जोर दिया कि बालक जो है स्वतः ही सीख लेता है अगर आप बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं। क्योंकि बालक को अगर आप बालक के प्रति अनुशासित होते हैं, बालक को अनुशासन में रखते हैं, तो बालक जो है अपने विचारों को खुले तौर पे व्यक्त नहीं कर पाता है। और बालक जो है जब प्रकृति की गोद में रहेगा, यानी प्रकृति के नियंत्रण में रहेगा, और वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा करेगा। क्या इसमें कि जिस तरह से आप उसको अनुशासन में रख के करवाएंगे, अनुशासन से अगर वो रहित रहेगा, लेकिन अनुशासन से रहित का मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि बालक को एकदम फ्री छोड़ दीजिए। फ्री छोड़ने का मतलब था कि बार बार बालक को किसी मुद्दे पर या किसी प्रकरण पर या किसी काम में बार बार उसको रोकिए मत, बालक को छोड़ दीजिए। बालक उस काम को स्वतंत्रता पूर्वक आपके बताने से अच्छा करेगा। फिर इसके बाद आता है इसमें कि प्रकृतिवाद का जो है स्वरूप क्या है। प्रकृतिवाद का स्वरूप, इसमें रूसो ने प्रकृतिवाद के स्वरूप में 3 स्वरूप को व्यक्त किया। जिसमें पहला था भौतिक स्वरूप, दूसरा था यांत्रिक स्वरूप, और तीसरा था जीव विज्ञान स्वरूप। जीव विज्ञान स्वरूप इन्होंने रूसो ने प्रकृतिवाद में बताया कि जो प्रकृतिवादी शिक्षा है या प्रकृतिवादी की विचारधारा है या उसका स्वरूप जो है, उसमें सबसे अहम उन्होंने माना
कि इसका एक स्वरूप क्या होता है, भौतिक होता है। भौतिक का मतलब कि जो भी संसार में विषय वस्तुएं हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनका परिणाम निकाल सकते हैं, वही सारी चीजें सत्य हैं, बाकी सारी चीजें क्या होती हैं, वो झूठी होती हैं। लेकिन दूसरे पे उन्होंने कहा कि जो यांत्रिक प्रकृतिवाद है या यांत्रिक स्वरूप है, इसको स्वरूप या प्रकृतिवाद भी कह सकते हैं कि भौतिक प्रकृतिवाद। यांत्रिक में इन्होंने कहा कि अभी जस्ट इसके पहले आपको बताया, रूसो मानता है कि जो ये संसार है ये ईश्वर की देन नहीं है, यह जो देन है वो किसकी है, प्रकृति की है। क्योंकि मानव जो है एक यंत्र है, मानव जो है एक यंत्र है और उसका शरीर क्या है, एक मशीन के रूप में काम करता है। इसलिए उन्होंने माना कि जो ये प्रकृतिवाद है या प्रकृति है, ये क्या है, उसका दूसरा स्वरूप क्या है, यांत्रिक स्वरूप है। तीसरे में इन्होंने बताया कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है कि जीव विज्ञान में इन्होंने बताया कि जो मानव है, मानव की रचना जो है प्रकृतिवाद से हुई है। मानव की संरचना किसने की है, प्रकृति ने किया है। चाहे पशु हो चाहे मानव हो, दोनों की संरचना प्रकृति के ही माध्यम से हुई है। की विशेषता है, रूसो ने बताया कि प्रकृतिवाद की विशेषता क्या है कि इसमें सबसे पहला था, इन्होंने सबसे चर्चित नारा बोला था, स्वामी विवेकानंद ने जैसे बोला था कि वेदों की ओर लौटो। इन्होंने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि प्रकृति की ओर लौटो। इसमें इनके कहने का मतलब था कि जो कुछ भी है, जिस पर हम नियंत्रण करते हैं, विश्वास करते हैं, जिसकी सत्ता जो है इस पृथ्वी पर चलती है, वो किसके माध्यम से चलती है, प्रकृति के माध्यम से चलती है, ना कि ईश्वर के माध्यम से चलती है। जब आप प्रकृति की गोद में आएंगे, प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो ये प्रकृति जो है आपके साथ भी कोई किसी तरह का खिलवाड़ नहीं करेगी और आपका जीवन आसानी पूर्वक, नियंत्रित, व्यवस्थित और आसानी पूर्वक चलता रहेगा। दूसरा इन्होंने बताया कि बाल केंद्रित शिक्षा। इन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर भी जोर डाला। बाल केंद्रित शिक्षा, इन्होंने बताया कि बालक को, क्योंकि वर्तमान में जो चल रहा है, या रूसों ने इसके पहले भी बताया था कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है ये क्या है, बाल केंद्रित है। हमको बालक को ही ध्यान में रखकर सारी समुचित शिक्षण पद्धतियां या शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। तो रूसों ने भी बताया कि इसमें जो किताबें होती हैं, चाहे पाठ्य सामग्री होती है, चाहे पाठ्य पुस्तकें होती हैं, ये बालक को केवल सहायता प्रदान करती हैं। जबकि बालक अगर स्वयं करके सीखता है और स्वयं सीखने का प्रयास करता है, कब, जब आप उसको स्वतंत्र रूप से खुले वातावरण में छोड़ देंगे तो बालक ऑटोमेटिक सीख लेता है। तीसरा क्या है, इन्होंने बताया पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। इन्होंने बताया कि जो बालक है उसको पुस्तक से ज्यादा ज्ञान देने का प्रयास ना करिए। बालक को प्रकृति की गोद में छोड़ दीजिए। बालक प्रकृति से ज्यादा चीजें आसानी से सीख लेगा। उसको हमें कोई किसी तरह की ज्ञान की सिखाने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। अगर बालक को आप स्वतंत्र वातावरण में छोड़ देते हैं तो बालक स्वतः ही उसको सीख जाएगा। और इन्होंने एक और विशेषता बताई कि सह शिक्षा। इन्होंने बताया कि बालक और बालिकाओं की शिक्षा एक साथ होनी चाहिए। बालक और बालिकाओं की शिक्षा अलग अलग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बालक और बालिका एक साथ पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। रूसे ने उसके बाद प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में उन्होंने व्याख्या किया कि केवल विज्ञान ही ज्ञान देता है। इन्होंने माना कि किताब, पुस्तकें, ये सारी चीजें ज्ञान का आधार नहीं है, क्योंकि इसके पहले जस्ट आपने पढ़ा कि इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया।
केवल विज्ञान ही ज्ञान देता है। इन्होंने क्यों कहा कि जब आप विज्ञान के विषय को पढ़ते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास आप करते हैं। जब आप अभ्यास करते हैं तो अभ्यास के माध्यम से जो कुछ भी आप करते हैं तो ये माना जाता है कि आपका ज्ञान अस्थायी होता है और आप उसको करके सीखते हैं। जब किसी काम को आप करके सीखते हैं तो वो ज्ञान माना जाता है कि ज्यादा अस्थायी होता है। दूसरा है, इन्होंने कहा कि संसार एक बड़ी मशीन है। इन्होंने इसलिए कहा कि इस संसार में समस्त प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, ये सारे लोग एक प्रकृति की ही संरचना है और ये लोग प्रकृति की गोद में ही अपना जीवन यापन निर्वहन करते हैं। इसमें और किसी की कोई योगदान नहीं होता है। इसीलिए इन्होंने माना कि संसार एक बड़ी मशीन के रूप में काम करता है। तीसरा इन्होंने क्या कहा कि ज्ञान और सत्य का आधार इंद्रियों का अनुभव है, कि यानी जो ज्ञान आप अर्जित करते हैं और जो ये संसार में सत्य है वो इंद्रियों का अनुभव है। इंद्रिय जो आपकी ज्ञान इंद्रियां कह लीजिए, इंद्रियां जैसे नाक कान गला जो भी शरीर है, हाथ पांव पैर, ये सारी इंद्रियां, आंख भी, उसमें सारी चीजें हैं, क्योंकि ये सारी इंद्रियों के ही आधार पर आप ज्ञान और सत्य का अनुभव कर सकते हैं। अगला है, वास्तविकता की व्याख्या प्रकृतिवादी विद्वानों द्वारा होती है। इन्होंने माना था कि जो आदर्शवाद है, जिसमें आपने सीखा कि उन्होंने आदर्शवाद में ये बताया था कि वो मानसिक बल और आध्यात्मिकता पर जोर दिए थे, लेकिन उन्होंने माना कि जो संसार में सत्य है, सही है, वास्तविक है, उसकी केवल व्याख्या प्रकृति के ही माध्यम से हो सकती है और इसकी व्याख्या जो है प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक कर ही सकते हैं। लास्ट उन्होंने बताया कि समस्त ज्ञान का आधार जन्मजात प्रवृत्तियां एवं इंद्रियां हैं। प्रवृत्तियों के बारे में मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल ने बताया था कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, जैसे रोना, हंसना, जागना, खाना, पीना, ये सारी चीजों और इंद्रियां जो है ये समस्त क्या है, ज्ञान का आधार है। जब तक ये सारी चीजें आपका सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर सकती है तब तक आप ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते हैं। बाद में रूसों ने कुछ शिक्षण विधियां दी। उन शिक्षण विधियों में उन्होंने सबसे पहली शिक्षण विधियां दी कि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। इन्होंने कहा कि बालक के सामने कुछ भी विषय वस्तु या समस्याएं आप रख देंगे तो बालक क्या करता है कि उनको देखता है, अनुभव करता है और उस विषय वस्तु को या उस समस्या को सीखने या हल करने का प्रयास करता है। क्योंकि जब वो समस्याएं, वो परेशानियां या वो विषय वस्तु बालक के जब सामने रहती हैं तो ये बालक जानता है कि हमको इस समस्या का समाधान करना है या इस समस्या को हल करना है। तो इसलिए इन्होंने ज्यादा से ज्यादा ध्यान किस पर दिया, शिक्षण विधियां बनाई कि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा बालक को ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास कराया जाए। दूसरा इन्होंने कहा कि करके सीखने पर बल देना। इन्होंने कहा कि प्रकृतिवाद में तो यही कहा ही गया है कि बालक को किसी भी प्रकार से अनुशासित आपको नहीं रखना है, बालक को स्वतंत्र रूप में प्रकृति की गोद में खुला छोड़ देना है। तो बालक देखता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, या कोई काम हो या विषय से संबंधित कोई टॉपिक हो, तो उसको बालक अगर करके सीखता है तो वो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान स्थायी होता है और ज्यादा से ज्यादा वो सीखने का प्रयास करता है। फिर उन्होंने तीसरे शिक्षण विधि में जोर दिया कि खेल द्वारा सीखना। इसमें तमाम लोगों ने दिया, जैसे मांटेसरी पद्धति थी, किंडरगार्टन पद्धति थी, तो ये सारी पद्धतियां, और इसमें और भी शिक्षण पद्धतियां दी गई, जैसे डाल्टन पद्धति, ह्यूरिस्टिक पद्धति, मांटेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, ये तमाम पद्धतियां दी गई। क्योंकि बालक को अगर खेल में सिखाने का प्रयास करते हैं तो बालक की उसमें रुचियां, अभिरुचियां और इच्छाएं ज्यादा से ज्यादा होती हैं और बालक उसको केंद्र बिंदु मानकर या बालक अपने ध्यान को केंद्रित करके उसको ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करता है। और लास्ट में उन्होंने कहा कि बालक को स्व अनुभव द्वारा सीखने दिया जाए, कि बालक जो है अपने ज्ञान, अपने इंद्रियों और अपने अनुभव के द्वारा अगर
वो किसी विषय वस्तु को या किसी चीज को सीखने का प्रयास करता है तो उसमें उसकी अभिरुचियां ज्यादा होती हैं और ज्यादा से ज्यादा सीखने का वह प्रयास करता है। इसी के में अगला आता है इन्होंने शिक्षक, इसी में आता है कि प्रकृतिवाद में कि शिक्षक का क्या व्यवहार था या शिक्षक का क्या इसमें भूमिका थी। तो उन्होंने शिक्षक के बारे में बताया कि जो शिक्षक होता है वो इसका रोल जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। शिक्षक जो होता है उसका रोल क्या होता है, अप्रत्यक्ष। इसमें शिक्षक बालकों के सम्मुख जाके पढ़ाने का प्रयास नहीं करता है। बालक जो है इन सारी विधियों के माध्यम से ज्यादा सीखने का प्रयास करता है। और इन्होंने जो अपनी शिक्षा विधियां दी है या शिक्षा की विशेषताएं बताई है या प्रकृतिवाद में बालक को किस तरह से शिक्षा दी जाए, तो इन्होंने कहा कि इसमें धार्मिक शिक्षा कतई न दी जाए, धार्मिक शिक्षा न दी जाए। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि बालकों को यौन शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाए। इन्होंने अपने शिक्षा में बताया कि प्रकृतिवाद की शिक्षा की मैं बात कर रहा हूं, कि प्रकृतिवाद की शिक्षा में बताया कि इसमें बालक को धार्मिक शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बालक प्रकृति की गोद में खुद समाया हुआ है और वो वहां से वो हर विषय वस्तु को जो उसके लिए अच्छी होती है सीखने का प्रयास करेगा। और साथ साथ कहा कि यौन शिक्षा उसको प्रदान न की जाए। इसमें लास्ट छोटा सा बचा है कि प्रकृतिवाद में आपने बड़ा शिक्षक की भूमिका देख लिया, छात्र की भूमिका आपने जान ही लिया। अब इसमें लास्ट है कि आखिर अनुशासन के बारे में भी आपको पहले ही बताए हैं कि इसमें मुक्त्यात्मक अनुशासन रखा गया है कि बालक को जो है मुक्त्यात्मक अनुशासन, यानी कि बालक को एकदम खुला छोड़ देना है। बालक जो कुछ भी सीखेगा वो प्रकृति से ही सीखेगा। चलिए फिर आपसे अगले टॉपिक में मिलते हैं अगले वीडियो में।